नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को आपत्ति थी कि बीजेपी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र और राज्यपाल के अभिभाषण में महाकुंभ को वैश्विक स्तर का आयोजन बनाने के लिए क्यों उल्लेख किया। महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा ना होती तो अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इसका हिस्सा नहीं बनते। मैं भारत के हर महापुरुष को सम्मान देता हूं जिसने भारत में जन्म लिया है। तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, उसको लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष को सीएम योगी का जवाब भी यहां पर सदन में गूंजा था। महाकुंभ का मुद्दा जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने यहां संबोधन किया। का जवाब देने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है। ये मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण और भी है कि जिस उद्देश्य के साथ इस सदन में माननीय सदस्य आते हैं, इस पूरी चर्चा में उन्होंने भाग लेकर के अपने विचारों को इस सदन के सम्मुख रखा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े हुए हमारे उन सभी माननीय सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है और उनकी संख्या 146 है। 146 माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष समेत 146 सदस्य चर्चा में भाग लें, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर चर्चा है। मुद्दे अपने हो सकते हैं, अपनी विचारधारा हो सकती है और अपनी अपनी सोच के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करने की एक स्वतंत्रता भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमारा संविधान हमें देता है। तो इसके तहत माननीय सदस्यगण अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन सभी सदस्यों ने और बड़े पैमाने पर सदस्यों ने इसमें भाग लिया, जिसमें सत्ता पक्ष से जुड़े हुए 98 सदस्यों ने और प्रतिपक्ष से जुड़े हुए 48 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है। मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा है और इसको महत्व देकर के उसके प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त किया है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा मान्यवर अपने उन बातों से लेकर के जो हम लोगों ने पहले दिन यहां पर महामहिम राज्यपाल जी के भाषण के दौरान देखा था। जो दृश्य इस सदन में देखने को मिला था, आप संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मानव भावों के प्रति आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है, यह राज्यपाल जी के भाषण के दौरान इस सदन के दृश्य को देख करके हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। जो शोर शराबा है, जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही थी, जिस तरीके से उस समय
राज्यपाल जी के प्रति व्यवहार किया जा रहा था, क्या वह संवैधानिक था? और उस प्रकार का व्यवहार अगर आपका संवैधानिक है तो फिर असंवैधानिक क्या है? आप लोग भाषण बहुत देते हैं, लेकिन आप लोगों का जो वास्तविक आचरण है वो अगर देखना है तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल का सोशल मीडिया का हैंडल है और समाजवादी पार्टी की विचारधारा, उनके आंतरिक शिष्टाचार, लोकतंत्र के प्रति उनके विचारों की अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी स्वस्थ समाज स्वयं लज्जा महसूस करता है और दूसरों को आप उपदेश देते हैं। महोदय, मैं इस पे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए थे और जो मुद्दे उठाए थे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, मैं उन सबका सम्मान करता हूं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आभार और धन्यवाद ज्ञापित हो, इससे पहले मैं अपनी बातों की शुरुआत देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की एक टिप्पणी से करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि मानव का मानव होना एक उपलब्धि है, मानव का दानव होना उसकी पराजय है और मानव का महामानव होना उसकी विजय है। देखिए, तीन बातें उन्होंने कही और ये तीन श्रेणियां सदैव रही हैं, मानव भी, दानव भी और महामानव भी, जिसे आप देव श्रेणी में मान सकते हैं। मान्यता ये है कि महर्षि कश्यप की दो रानियां थीं, एक से देव है, एक से दानव है, यानी मनुष्य से ही ये सब आगे बढ़ी है। उनके कर्म, उनके आचरण, उनका व्यवहार उन्हें उस श्रेणी में पहुंचाता है जो केवल अपने लिए कार्य पे व्यस्त है, अपनी दिनचर्या में, अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त है, वो एक मानव के रूप में हुआ। जो उस व्यवस्था पे विश्वास न करके नष्ट करने में विश्वास करता है, नकारात्मक सोच के साथ, विध्वंसात्मक सोच के साथ कार्य करता है, वह दानव हुआ। लेकिन जो उस स्वार्थ भावना से ऊपर उठ करके परमार्थ के भाव के साथ कार्य करता है, वही महामानव हुआ। और ये तीन जो श्रेणियां हैं, ये तीन श्रेणियां हमें बहुत कुछ प्रेरणा देती है। महाकुंभ की चर्चा हुई और मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष ने महाकुंभ की घटना के बारे में बहुत सारी बातें कही। अयोध्या के बारे में भी उन्होंने बहुत बड़ी चर्चा की और अच्छा लगा मुझे कि आपने इसको स्वीकार किया, महाकुंभ को भी स्वीकार किया, सनातन परंपरा को भी स्वीकार किया और अयोध्या धाम को भी स्वीकार किया। ये अच्छी बात है। और वैसे मान्यता यही है कि सोशलिस्ट समाजवादी जब अंतिम पायदान पर खड़ा होता तब उसे धर्म की याद आती है। और अच्छा है, हम आपकी वरिष्ठता का और आपकी बुजुर्ग का भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप में से खन्ना जी में कौन ज्यादा बुजुर्ग है यह तय कर पाना थोड़ा, हाँ मैं वही कह रहा हूं, साथ साथ ही रहे।
11-12 साल का अंतर था। नहीं, खन्ना जी को अभी नहीं किए। खन्ना जी तो अभी बहुत सक्रिय है। खन्ना जी तो अभी आप चाहें तो उनसे, मैं तो शिवपाल जी से कहूंगा, एक बार 500 मीटर की दौड़ में दोनों खड़े हो जाइए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को इस बारे में आपत्ति थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में राज्यपाल जी के अभिभाषण में महाकुंभ को वैश्विक स्तर का आयोजन बनाने के लिए क्यों उल्लेख किया और उस प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। मैं भौचक हूं। 2013 में आपको वहां जाने नहीं दिया गया था। इस बार आप गए थे। नहीं, इस बार आप गए थे, आपने स्नान किया, आपने उसकी सराहना भी की और वहां की सुविधाओं के बारे में मुक्त कंठ से प्रशंसा की। हाँ, ठीक है, कोई भी हो, व्यवस्था सरकार की थी। सरकार की व्यवस्था होती है। व्यवस्था सरकार की थी, माध्यम अध्यक्ष जी थे, लेकिन गए और जाकर के आपने उन सुविधाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और आपने इस बात को कहा। और जब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती, अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं थे। अभी 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि आएगी। आज 24 है, कल 25 और परसों 26 फरवरी तक मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। और देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है, भारत के अंदर अगर हम संख्या को देखें, जनसंख्या को देखते हैं तो 144 करोड़ का भारत है। इसमें सनातन धर्मावलंबियों की संख्या 110 करोड़ है। और आपने कहा कि आप बुद्ध को नहीं मानते। मैं तो भारत के हर महापुरुष को सम्मान देता हूं जिसने भारत के अंदर जन्म लिया। मैं बुद्ध को ही मानता हूं, जैन को ही मानता हूं। महावीर जैन की परंपरा को, ऋषभ देव से लेकर के महावीर जैन तक की परंपरा को, सभी तीर्थंकरों के प्रति भी सम्मान का भाव रखता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर जो है पर्यटन विभाग की तरफ से प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पर्यटन स्थल की सूची तैयार की जा रही है। इन धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रथम किस्त के रूप में 75 हजार रुपए की राशि भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा प्रयागराज में भजन संध्या के स्थल के निर्माण के लिए 11 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि भी शासन ने जारी की है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत सभी विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास कराने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो वहीं प्रदेश के 9 धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास की स्वीकृति शासन ने दे दी है। उन्नाव, सिद्धार्थनगर, झांसी, चंदौली के साथ साथ अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और कुशीनगर में भी जो है स्थित कई धार्मिक स्थलों का पर्यटन विकास मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत किया जाएगा। और इस योजना के तहत संबंधित पर्यटन स्थल के विकास पर 50% राशि सरकार की तरफ से और 50% की राशि प्रस्तावक की तरफ से खर्च की जाएगी।
उधर पीएम मोदी ने बिहार के भागलपुर में किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण पहल की है, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,500 करोड़ रुपए से अधिक की 19वीं पीएम किसान किस्त जारी करना भी शामिल है। साथियों, महाकुंभ के समय में मंदरांचल की इस धरती पर आना अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। इस धरती में आस्था भी है, विरासत भी है और विकसित भारत का सामर्थ्य भी है। ये शहीद तिलका मांझी की धरती है, ये सिल्क सिटी भी है। बाबा अजगैबीनाथ की इस पावन धरा में इस समय महाशिवरात्रि की भी खूब तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1,600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झुमोइर बिनंदिली कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गुवाहाटी के सरसाजाई स्टेडियम पहुंचने पर लोगों ने उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान जो है पीएम मोदी ने भारी संख्या में वहां मौजूद जनता को संबोधित किया। भारत माता की, भारत माता की। असम के गवर्नर श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी डॉक्टर एस जयशंकर, सर्बानंद सोनोवाल,
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायक, सभी कलाकार साथी और असम के मेरे भाइयों एवं बहनों, सोबई के हमार जोहार, मोर भाई बहन सब तहने केर की खबर अपना लोग अटाइके मोर आंतरिक उलोक जोनाइसु आजी यात उपस्थित हुई मोय और आनंदिता होइसो। भाइयों बहनों, आज असम में यहां एक अद्भुत माहौल है, ऊर्जा से भरा हुआ माहौल है। उत्साह, उल्लास और उमंग से ये पूरा स्टेडियम गूंज रहा है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वतन को जानो युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं से बातचीत की। वतन को जानो युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं से बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 सालों से हम इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज एक कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के सारे बच्चे और भारत सरकार के गृह मंत्रालय, इसके हमारे दोनों सीनियर अधिकारी और मैं भी बातचीत का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम का नाम वतन को जानो कार्यक्रम है। तो हमारा जो देश है, हमारा वतन है, उसको पहचानने का कार्यक्रम है। जैसे जम्मू कश्मीर एक राज्य है, एक रियासत है, इसी प्रकार से हमारे देश में 30 अलग अलग रियासतें इकट्ठा होकर हमारा एक देश बनता है और वो देश का नाम भारत है। कुछ लोग इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं। अब इसको पहचानने के लिए आपको यहां लाने का कार्यक्रम बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया कि अभी रियासी की बच्ची को हमने पूछा कि तुम फिर से आओगे, तो उन्होंने कहा कि आप लाओगे तो आएंगे। भाई मुझे बताओ, आपके घर में 5 कमरे होते हैं, तो 5 कमरों को रोज आप एक बार देखते हो या नहीं देखते हो? बच्चों बोलो जरा, देखते हो या नहीं देखते हो? पक्का देखते हो? बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों